Hello everyone, very warm welcome to all of you on your own YouTube channel, that is First Step. So in today's session we are going to discuss about BSc Physics first year Semiconductor Devices, जो आपकी बुक है उसका जो यूनिट सेकंड है जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाइसिंग। ठीक है, हमारा बाइसिंग जो टॉपिक है वो चल रहा था और बाइसिंग में हमने जो आज स्टडी करना है वो है आपके पास, दैट इज जो बायसिंग का सेकंड हमारा मेथड है वोल्टेज डिवाइडर बायस, या उसको दूसरा नेम है पोटेंशियल डिवाइडर बायस। ठीक है, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट वन है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर स्टेबलाइजेशन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये आपके पास है वोल्टेज डिवाइडर बायस, या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिवाइडर बायस। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि इनके ना दो दो नेम्स हैं लगभग। ठीक है, तो नेम्स दोनों याद रखो, ये ना हो कि एग्जाम के अंदर आप इसी के अंदर कंफ्यूज हो जाओ कि ये पता नहीं वोल्टेज डिवाइडर आया है कि फीडबैक सर्किट है, ये पोटेंशियल है, कौन सा है। ठीक है, तो नेम्स जो हैं इनको अच्छे ढंग से याद रखो। तो आज वाला जो टॉपिक है दैट इज बाइसिंग से रिलेटेड है। सेकंड हमारा जो बाइसिंग का दैट इज सर्किट है दैट इज वोल्टेज डिवाइडर बायस। ठीक है, तो देखिए फिर क्या है वोल्टेज डिवाइडर बायस। हाँ जी, दैट इज वोल्टेज डिवाइडर, और इसको सेल्फ बायस भी बोलते हैं। ठीक है, वहां पे पोटेंशियल डिवाइडर लिखा हुआ था और एक नेम और आ गया सेल्फ बायस सर्किट। ठीक है, तो देखो अब क्या है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बच्चे सर्किट है ना, मैंने बोला है कि दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्किट है, तो ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग बाइसिंग एंड स्टेबलाइजेशन टू ए ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट मेथड है स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करने का। ठीक है, और दैट इज क्योंकि ये स्टेबलाइजेशन इसके अंदर एस की जो वैल्यू है कि वो दूसरों से काफ़ी अच्छी आती है। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट जो है इन दिस मेथड, इसके अंदर क्या है आपके पास दो रेजिस्टेंस है, एक तो आपके पास R1 रेजिस्टेंस है और एक आपके पास R2 है, आर कनेक्टेड अक्रॉस द पावर सप्लाई VCC। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम के अंदर ये आपका R1 रेजिस्टेंस है और ये आपके पास R2 रेजिस्टेंस है, और इन दोनों को हमने एक ही सप्लाई जो है VCC उसके साथ कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और ये हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसको अच्छे ढंग से देखा था कि ये जो हम एक ही बैटरी यहाँ पे क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज इससे जो आपका सर्किट है वो कोस्ट इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है, अदरवाइज आपको क्योंकि आपने जीरो सिग्नल करंट जो कंडीशन है उसको आपने अचीव करना है, तो वो तभी अचीव होगी अगर आपका इनपुट जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, एक इनपुट में बैटरी अप्लाई करोगे और एक आउटपुट में अप्लाई करोगे, लेकिन उससे बेटर क्या है दोनों को एक कॉमन बैटरी से कनेक्ट कर दो जो यहाँ पे अपने पास VCC बैटरी होती है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। इन दिस मेथड दो रेजिस्टेंस हमारे पास R1 एंड R2 कनेक्ट कर रखे हैं किस पावर सप्लाई के अक्रॉस, VCC पावर सप्लाई के अक्रॉस। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, द एमिटर रेजिस्टेंस जो है ना, एमिटर रेजिस्टेंस RE, ये बच्चे क्या करवाएगा, ये स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करवाएगा। आगे देखेंगे हम ये स्टेबलाइजेशन कैसे प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, दिस वन ये जो यहाँ पे हमने कनेक्ट कर रखा है RE जो रेजिस्टेंस है, ये वाला जो RE रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा, ये इस सर्किट के अंदर जो क्यू पॉइंट जो है जिसकी क्यू पॉइंट की मूवमेंट जो हो रही थी उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अच्छा अब इस सर्किट के अंदर देखो, इस सर्किट के अंदर यहाँ पे दो वोल्टेज, एक तो ये है, ये तो चलो हमें पता ही है बेस एमिटर के अंदर वोल्टेज होगी, ये बेस है आपके पास, ये आपका एमिटर है, तो इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज होगी उसको हम बेस एमिटर बोलते हैं। अच्छा उसके बाद में ये जो टर्मिनल है इस साइड कलेक्टर है इस साइड एमिटर है, तो इन दोनों के अंदर जो वोल्टेज होगी उसको कौन सी वोल्टेज बोलोगे, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। लेकिन ये जो वोल्टेज है ये वाली वोल्टेज कौन सी है, ये बच्चे वोल्टेज है इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, IE करंट इसमें से फ्लो करेगा, और IE और RE हमें पता है V इज इक्वल टू IR होता है बाय ओम्स लॉ, तो यहाँ से वोल्टेज भी तो आएगी ना। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपकी कौन सी है, VE है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो पार्ट के अंदर वोल्टेज कैसे दे रखी है। ठीक है, ये VE वोल्टेज तो इसके अक्रॉस है, और बाकी जो उस साइड बचेगा वो आपके पास वोल्टेज कौन सी है, बिटवीन द कलेक्टर एंड एमिटर टर्मिनल, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दैट इज योर कलेक्टर एमिटर वोल्टेज। ठीक है, आई होप सो क्लियर होगा कि ये सर्किट क्या है। इसके अंदर दो रेजिस्टेंस यूज कर रखे हैं R1 एंड R2, जिनको एक ही पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रखा है, और एक हमने एमिटर रेजिस्टेंस यूज कर रखा है जो क्या करवाएगा, स्टेबलाइजेशन को प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें सर्किट एनालिसिस करना है, जैसे कल सर्किट एनालिसिस किया था वैसा ही आज सर्किट एनालिसिस होगा। ठीक है, ये हमारा बाइसिंग सर्किट सेकंड है।
अच्छा, कल हमने कलेक्टर टू बेस वाला कर लिया था, अब ये नेक्स्ट है। अब इसके अंदर क्या है, सपोज करो कि जो I1 करंट है मेरे पास फ्लोज थ्रू R1। ये सपोज कर लो कि I1 करंट R1 से फ्लो कर रहा है। ये देखो यहाँ पे, ये आपका I1 करंट है, ये किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, ये रहा I1 एरो लगा हुआ है, ये R1 से क्या करेगा, फ्लो करेगा। हमने स्टार्टिंग में ये सपोज कर लिया। और दूसरा बच्चे आप ये ज्यूम करो, ऑल्सो ज्यूम दैट आई बी जो है ना, आई बी इज वेरी स्मॉल। एक ये भी आप कंसिडर करो कि जो बेस करंट है, क्योंकि बेस करंट तो कहाँ फ्लो करेगा, इस लाइन के अंदर, ये जो वायर है यहाँ पे बेस करंट फ्लो करेगा। अब हमने ये सपोज कर लिया कि बेस करंट बिल्कुल ही स्मॉल है। बिल्कुल स्मॉल का मतलब आप जीरो ही मान सकते हो, आप उसको नेग्लेजिबली स्मॉल मान रहे हो, बिल्कुल ही माइनर सा करंट है। तो इट मीन्स अगर आप यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर, यहाँ से I1 आपका आया, इस साइड आया, इस पॉइंट पे क्या हुआ, वो करंट थोड़ा सा इस साइड चला गया और कुछ करंट इस साइड चला गया। इस साइड जो जाएगा वो आपका IB होगा, बेस करंट होगा, और इस साइड जो आएगा उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप I2 बोलो, ठीक है। लेकिन अगर हमने ये बोल रखा है कि IB जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, दैट इज लेस देन 1 है, बिल्कुल स्मॉल है, तो ये नेग्लेजिबली जीरो है, तो IB को आप क्या करोगे, यहाँ से IB हम करेंगे नेग्लेक्ट कि IB है ही नहीं यहाँ पे। दैट मीन्स कि इस साइड कोई करंट गया ही नहीं है, तो जो करंट यहाँ पे I1 था वो सारा किस साइड आ गया, इस नोड को क्रॉस करके इस साइड आ गया। तो इट मीन्स I1 और I2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स करंट थ्रू R2 इज ऑल्सो I1। तो ये जो R2 है सेकंड रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस जो करंट होगा वो भी तो फिर सेम ही होगा ना, क्लियर है ना। उसके अक्रॉस जो आपके पास जो करंट होगा, देखो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, इस R2 के अक्रॉस जो करंट होगा वो भी फिर क्या होगा, वो भी आपके पास देखो यहाँ पे I1 करंट होगा, बिकॉज बेस करंट यहाँ पे बिल्कुल माइनर है, बिल्कुल जीरो ही करंट है, बेस करंट है ही नहीं, बिल्कुल माइनर सा करंट है यहाँ पे बेस करंट, ठीक है। तो बेस करंट बिल्कुल माइनर है, निग्लिजिबली स्मॉल है, जीरो मत मान लो, बिल्कुल स्मॉल है। तो उसके कारण जो आपका करंट जो है R2 से फ्लो करेगा फ्रॉम दिस रेजिस्टेंस, वो भी आपके पास नियरली अबाउट किसके इक्वल होगा, नियर अबाउट I1 के इक्वल ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, अब हम यहाँ पे एक वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम यूज करेंगे, ठीक है। वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम यूज करके यहाँ से हम वोल्टेज जो है इस इनपुट जंक्शन के क्रॉस क्या वोल्टेज आ रही है ये हम फाइंड कर सकते हैं। ये वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम होती है, बच्चे अच्छे ढंग से देख लो इसको किस तरह से आप अप्लाई करोगे, ठीक है। ये सिंपल सी चीज है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकालनी, जैसे ये R1 है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो मान के चलो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आपके पास होगी V1, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो आपके पास होगी V1, ठीक है, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज है। और जो आपके पास ये R2 है, इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगी वो आपके पास क्या होगी, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, इसके अक्रॉस होगी वो आपके पास कंसीडर कर लो, ये वोल्टेज आपके पास है V2। R2 के क्रॉस वोल्टेज V2 है, R1 के क्रॉस वोल्टेज V1 है, ठीक है। हमें वोल्टेज चाहिए इस R2 के क्रॉस, ये अपना इनपुट जंक्शन है। तो ये कैसे निकालोगे, अगर V2 आपने निकालनी है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो रेजिस्टेंस जिसके क्रॉस निकाल रहे हैं उसको ऊपर लिखोगे, डिवाइड बाय जो दो आपने ये सीरीज वगैरह में यूज कर रखे हैं, कौन कौन से हैं, एक R1 है, दूसरा आपके पास R2 है, और इनको किस बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, वो हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, VCC से कर रखा है ना। ऊपर देखो कौन सी बैटरी थी, VCC बैटरी है। तो इस तरह से आप ये जो इनपुट वोल्टेज है जो हमने इनपुट जंक्शन के ऊपर रीच करेगी वो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू आ गई, वो मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, वोल्टेज अक्रॉस R2 जो आएगी वो हम इस वे से निकाल सकते हैं। इस थ्योरम को बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर थ्योरम, कि जो R2 के क्रॉस वोल्टेज कितनी रीच करेगी, कितनी आपके पास R1 के क्रॉस होगी, ठीक है ना। तो ये आ गई आपके पास इनपुट जंक्शन के क्रॉस जो भी वोल्टेज आएगी वो हमने यहाँ से फाइंड कर ली, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम करेंगे इनपुट जंक्शन के ऊपर हमने अप्लाई करना है किरचॉफ्स लॉ था, जैसे हमने पहले किया था उसी वे से करेंगे, जैसे कल वाले लेक्चर के अंदर किया था, सेम वे से, ठीक है, सेम सेंस के अंदर। तो देखो मेरे पास क्या है, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एट बेस करंट, बेस सर्किट, ठीक है ना। जो आपका बेस सर्किट है हमने वहां पे अप्लाई करना। तो बेस सर्किट कौन सा है, ये सिर्फ इतना सा, ये वाला जो है ना, ये बॉक्स जो है, ये बस ये इतना सा आपका कौन सा है, ये आपका बेस सर्किट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो देखो बच्चे यहाँ पे अप्लाई करोगे तो किस बेस से करोगे, जैसे मैंने कल करवाया था,
अभी हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड किया कि ये यहाँ से ये कितनी वोल्टेज आ रही है, यहाँ पे आएगी V2 वोल्टेज इसके क्रॉस, ठीक है। और इसको हमने पॉजिटिव VCC अटैच करवा रखा, देखो ऊपर से यहाँ से पॉजिटिव है तो ये वाला ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये वाला आपके पास टर्मिनल क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने कल किया था वैसे ही करना है कि सपोज करो यहाँ पे हमने एरो जो है, आपने जो सर्कल ड्रॉ करना है वो आप कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हो, इस तरह से आ रहे हो, ठीक है। इस पॉइंट से आपने स्टार्टिंग किया, तो जैसे ही यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे सबसे पहले नेगेटिव टर्मिनल किसका आया, V2 वोल्टेज का। अब R2 और I1 नहीं देख रहे हमने, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज ही निकालनी, ठीक है ना। हम वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो वोल्टेज को देखो, तो वोल्टेज क्या है, V2 है, इसलिए माइनस में क्या लिखोगे, माइनस में आ गया मेरे पास V2। अब यहाँ से यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। आफ्टर दैट वी नीड टू गो इन दिस साइड। अब इस साइड जाओगे तो यहाँ से वोल्टेज कौन सी आ रही है, बेस एमिटर वोल्टेज आएगी, तो प्लस में मेरे पास क्या आ गया, दैट इज बेस एमिटर वोल्टेज आ जाएगी, ठीक है। फिर प्लस का साइन आएगा। अब ये नीचे वाली साइड कौन सा करंट आ रहा है, मीटर करंट है, और आगे रेजिस्टेंस आर ई है, और हमारी डायरेक्शन ऑफ एरो है वो भी सेम है, वो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही जा रहे हैं, और ये आपका एरो भी कौन सी डायरेक्शन के अंदर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है। जैसे यहाँ से इस साइड जाओगे, ऐसे आओगे तो सेम ही डायरेक्शन है, तो ये करंट और जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और इसको किसके इक्वल रखना है, इसको आप रखोगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे -V2 प्लस में VBE और प्लस में IER इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। कल भी हमने ये अप्लाई किया था लूप लॉ, और इस लेक्चर के अंदर भी किया, ठीक है। ये आपको आना चाहिए बच्चे, अगर ये क्लियर है तो ये तो हो जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब यहाँ से हमने क्या करना है, यहाँ से आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये माइनस का V2 था, इसको दूसरी साइड ले जाओ, V2 किसके इक्वल आ गया, VBE आपका पॉजिटिव रहेगा, और IERE आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। क्लियर होगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, IE जो अमीटर करंट है इसकी वैल्यू निकालो, ये जो VBE है दूसरी साइड चला जाएगा, क्या आ गया, V2 माइनस में आ गया VBE, और जो RE आपका एक्स्ट्रा था उससे इसको कर दो डिवाइड, RE से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास कौन सा करंट आ गया, यू विल गेट योर एमीटर करंट। एंड सपोज करो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ये आपके पास हमने जो आपका इनपुट जंक्शन था वहां पे बच्चे हमने जो ये लूप लो है वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, ठीक है। किरचॉफ्स वोल्टेज लो है वो हमने इनपुट पे अप्लाई कर लिया और मीटर करंट आ गया। अच्छा, अब ये कॉमन मीटर वाला केस चल रहा है, हमें पता है इसमें जो कलेक्टर करंट होगा वो आपके पास नियर अबाउट मीटर करंट ही होगा, जहां हमने वैसे देखा कि बेस करंट इसमें बिल्कुल माइनर सा है, तो बेस करंट बिल्कुल माइनर है, तो इसका मतलब मीटर करंट और कलेक्टर करंट नियरली क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन जो आपका कलेक्टर करंट की वैल्यू आई है, सॉरी जो मीटर करंट की वैल्यू आई है वही आपकी क्या हो जाएगी, कलेक्टर करंट की वैल्यू। तो यहाँ से देखो IC की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 3, जो वैल्यू मीटर करंट की है द सेम वैल्यू दैट यू विल गेट फॉर कलेक्टर करंट। तो यहाँ पे मेरे पास वही आ गया, दैट इज V2, यहाँ पे -VB है तो ये भी आपके पास -VB है, डिवाइड बाय RE है, तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आएगा, RE आएगा। तो ये आपका हमने इनपुट के ऊपर किरचॉफ्स जो वोल्टेज लॉ है अप्लाई करके एमीटर करंट और कलेक्टर करंट की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट क्या है, अब यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे एक चीज नोट डाउन करने वाली ये है कि अगर आप इक्वेशन नंबर 3 देखो ये इक्वेशन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इक्वेशन नंबर 3 जो ये वाली इक्वेशन है इसको देखो। अब इस इक्वेशन के अंदर क्या है, ध्यान से देखोगे तो IC जो है दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन बीटा। इस कलेक्टर करंट के एक्सप्रेशन के अंदर कहीं पे बीटा नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं बीटा है, बीटा है ही नहीं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे बीटा नहीं है ना, IC जो है डज नॉट डिपेंड फॉर बीटा, इसका मतलब जो IC है वो आपके पास क्या है, IC जो आ गया दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांजिस्टर जो पैरामीटर थे जैसे अल्फा बीटा गामा जो थे, ये उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, बीटा पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो अब इसका मतलब अगर उस पर डिपेंड नहीं करेगा तो इसका मतलब जो आपका क्यू पॉइंट है वो आपके पास शिफ्ट नहीं होगा, क्यू पॉइंट विल नॉट शिफ्ट। तो अगर क्यू पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा इसका मतलब आपके पास स्टेबलाइजेशन जो आएगी वो आपके पास क्या आएगी, यू विल गेट गुड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग एंड इंपॉर्टेंट वन वो क्या है, यहाँ पे जस्ट हमने ट्रांजिस्टर पैरामीटर डिस्कस किया, अभी हमने टेम्परेचर का इफेक्ट डिस्कस नहीं किया, वो हम आगे करेंगे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो किस प्रकार से यहाँ पे वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। तो
आई थिंक ये तो इनपुट जंक्शन से क्लियर हो गया कि ये बीटा जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा जो बीटा था। तो इसका मतलब ये जो बीटा के कोरस्पॉन्डिंग ट्रांजिस्टर पैरामीटर के कोरस्पॉन्डिंग ये तो स्टेबलाइजेशन देगा, गुड स्टेबलाइजेशन, ठीक है। अब हमारे पास बचेगा, जैसे कल वाला किया था उसमें बीटा आ रहा था, तो ये उससे तो बेटर हो गया ना, जो कलेक्टर टू बेस बायस मेथड था उससे तो ये बेटर है। तो अब इससे नेक्स्ट जो है वो क्या है, दैट इज जो आपका पास आउटपुट जंक्शन है उसके ऊपर अप्लाई करना है, और हमने उसके बाद में टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो डिस्कस करना है वहां पे, ठीक है। तो देखो मेरे पास बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ इन आउटपुट, अब आउटपुट में अप्लाई करना है, तो अगेन सेम आपने वही काम करना है, आपने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे सर्कल सपोज करो यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया है, ये आपके पास इस तरह से सर्कल चल रहा है, ठीक है। ये कौन सा आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो कल भी मैंने करवाया था, ये वोल्टेज यहाँ पे है, इस साइड प्लस आएगा, तो ये प्लस आ गया और ये आ गया माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, वोल्टेज कौन सी है, VCC वोल्टेज है। अब यहाँ से आप स्टार्ट होके इस साइड जाओगे तो सबसे पहले कौन सी वोल्टेज आएगी, -VCC। तो क्या लिखोगे, -VCC लिखोगे, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, -VCC। अब इससे आगे आओगे तो ये इसके अंदर कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ये कलेक्टर करंट ही है ना। तो कलेक्टर करंट और RC दोनों की मल्टीप्लाई लिखोगे तो वोल्टेज आ जाएगी, ये आ गया IC मल्टीप्लाई बाय RC, दोनों साइन प्लस में आएंगे, बिकॉज जिस साइड में आपका एरो चल रहा है उसी साइड में ये आपका कौन सा करंट जो है कलेक्टर करंट है, सेम डायरेक्शन के अंदर फ्लो कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे साइन आएगा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, अब इससे नेक्स्ट क्या हमें आउटपुट में देखना, तो ये वोल्टेज की मत काउंट कर लेना, ये वाली बेस मीटर ये इनपुट वाली है। तो यहाँ से आगे आओगे तो सबसे पहले यहाँ पे वोल्टेज कौन सी आ रही है, ये वाली VCE वोल्टेज, कलेक्टर मीटर वोल्टेज, तो यहाँ पे लिख ली VCE वोल्टेज। उसके बाद में यहाँ तक हम आ चुके हैं, इससे आगे आओगे तो ये कौन सा करंट है, मीटर करंट है, और ये कौन सा रेजिस्टेंस है, आ रही है, सेम ही डायरेक्शन के अंदर है। इस तरह से हमने ऐसे करके आना है, ये कौन सी डायरेक्शन है आपके पास, ठीक है ना। यहाँ पे हम सर्कल तो इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब ये नहीं हमने इस तरह से घूम के आना, दैट मीन्स कि हमने जो भी आपके पास सर्किट कंप्लीट हो रहा है उसमें हमने एंटी क्लॉकवाइज आना, बस यहाँ से ऊपर से इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज होगी ना डायरेक्शन ये। तो IE ऊपर से करंट, और ये जो मतलब कि करंट जो है ये सेम डायरेक्शन के अंदर है, जैसा हमने यहाँ पे ये सर्कल जो है अचीव किया है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया सेम है। तो IE और RE की जो वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और इन सभी का सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। आई होप सो कि आपको लूप लो है किस टाइप से अप्लाई करना है, किस वे से अप्लाई करना है, वो तो क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास क्या है, इस इक्वेशन से जो ये इक्वेशन लिख रखी है, अब इस इक्वेशन को देखो, यहाँ से हमने क्या करना है, इस इक्वेशन से VCE जो है इसकी वैल्यू निकाल लो, ये आ गया आपके पास VCE, बाकी जो भी वैल्यूज है दूसरी साइड ले जाओ, ये आपके पास -VCC है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, ये ICRC प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस का हो गया, IERE यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो दैट विल बी माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एज वी नो दैट कि जो आपका एमीटर करंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पे देखो मेरे पास, यहाँ पे ये आपके पास एमीटर करंट है ना, ये एमीटर करंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इन दिस इक्वेशन इस एमीटर करंट को रिप्लेस कर देंगे कलेक्टर करंट से, क्योंकि एमीटर करंट और जो कलेक्टर करंट है दोनों नियर अबाउट इक्वल हैं। तो यहाँ पे जो IE है उसको किससे रिप्लेस करोगे, उसको IC से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो देखो मेरे पास इक्वेशन क्या आएगी फिर, यहाँ पे इक्वेशन देखो, ये VCE है, ये VCE है, और ये VCE है, सेम है। यहाँ पे VCC है, ये भी आपके पास VCC है, सेम है। यहाँ पे ICRC है, ये भी RC सेम रहेगा। बस लास्ट टर्म के अंदर आपने ये जो एमीटर करंट है इसको कलेक्टर करंट से रिप्लेस कर दिया, तो IE की जगह क्या आ जाएगा, IC आ जाएगा, R ही आपके पास एज इज पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। आई होप सो हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसके अंदर। अब देखो यहाँ से VCE है, सेम आ गया, इज इक्वल टू VCC, और यहाँ से इन दोनों के अंदर IC जो है कॉमन आ रहा है, यहाँ भी कलेक्टर करंट है, यहाँ भी कलेक्टर करंट है, तो यहाँ पे माइनस में क्या आ गया, RC प्लस RE, और कलेक्टर करंट हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इस वे से आप अगर किरचॉफ्स जो आउटपुट लॉ अगर अप्लाई करोगे आउटपुट के अंदर, तो वहां से आपके पास जो कलेक्टर मीटर वोल्टेज है आप उस वैल्यू को यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली हम ये इनपुट लॉ और आउटपुट लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं इनपुट के ऊपर और आउटपुट के ऊपर, ताकि हम जो भी यहाँ पे पैरामीटर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं, लाइक एमीटर करंट क्या होगा, कलेक्टर करंट क्या होगा, ये कलेक्टर मीटर वोल्टेज क्या होगा, ये सारी चीजें हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो बाद में इसमें लिख देना कि बाय यूजिंग दीज इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट,
एमिटर करंट एंड कलेक्टर मीटर वोल्टेज, वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखी, ठीक है, वो लिखना है तो उस चीज को लिख लेना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक आउटपुट लॉ तक अप्लाई कर लिया। तो इस वे से आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से ऊपर वाली इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आप मीटर करंट फाइंड कर सकते हो, इससे आप कलेक्टर करंट फाइंड कर सकते हो। नीचे जो है यहाँ पे अभी हमने फाइंड की थी वो आपके पास क्या है, इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड कर सकते हो, यहाँ से आपके पास सपोज करो ये थर्ड इक्वेशन है, यहाँ से आप कलेक्टर मीटर जो वोल्टेज आएगी उसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो क्लियर होगा, इसमें किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। हाँ जी, अब देखो नेक्स्ट जो है, हमने जो ट्रांजिस्टर पैरामीटर था बीटा, कि आपका कलेक्टर करंट बीटा के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था, तो वो आपको गुड स्टेबलाइजेशन देगा, ये हमने डिस्कशन कर लिया यहाँ पे, जो हमने इस लेक्चर के इन बिटवीन डिस्कस किया था। लेकिन अब तक हमने जो टेम्परेचर है उसका डिस्कशन नहीं किया, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो देखो वो डिस्कशन मेरे पास किस वे से आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे हमने स्टेबलाइजेशन जो है इसका डिस्कशन करना है, कि जो स्टेबिलिटी है यहाँ पे ये वाला जो आपका ट्रांजिस्टर है, वो स्टेबिलिटी किस वे से यहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाएगा, इस चीज के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्कशन करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो इक्वेशन नंबर थर्ड थी ना उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया है, एक बार देख लो एक बार। ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, आई सी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी बी, और यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आई सी इज इक्वल टू वी टू माइनस वी बी डिवाइड बाई आर ई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने V2 की वैल्यू फाइंड करनी थी इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो ये RE जो है इस साइड चला जाएगा, IC के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आएगा ICRE आ गया, क्लियर है, ICRE आ गया। और ये जो VBE माइनस में था दूसरी साइड चला जाएगा, तो किसका हो जाएगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी V2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और ये वैल्यू जो है आपके पास, ये आपका जो इक्वेशन मैंने इक्वेशन स्टार लिखी है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अगर आपने जो स्टेबलाइजेशन है इसकी टोटल अगर आपने डिस्कस करनी है यहाँ पे, कि टोटल स्टेबलाइजेशन जो है यहाँ पे किस वे से आएगी, ठीक है, ये आपकी स्टार इक्वेशन है बच्चे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको किस वे से आप एक्सप्लेन करोगे। अब देखो, अब तक हमने ना ये तो डिस्कशन बहुत बार कर लिया कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कलेक्टर करंट तो इंक्रीज होता है ना, क्योंकि कलेक्टर करंट में आपके पास लीकेज करंट आता है, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लीकेज करंट इंक्रीज होगा, अगर लीकेज करंट इंक्रीज होगा दैट मींस आपका कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा। कल भी हमने डिस्कस किया, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसके अंदर भी हमने डिस्कशन किया, जहां पे हमने स्टेबलाइजेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब अगर आईसी इंक्रीज होगा तो ये स्टार वाली इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये जो आपके पास चलो पहले इसको छोड़ो, अगर आईसी इंक्रीज होगा तो हमें ये चीज पता है कि जो आपके पास एमीटर करंट है और कलेक्टर करंट है वो दोनों क्या होते हैं, नियरली सेम है। एमीटर करंट जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, कलेक्टर करंट ही है। तो अगर कलेक्टर करंट इंक्रीज हो गया तो ये रहा एमीटर करंट, यहाँ पे ये देखो ये आपका एमीटर करंट है, तो एमीटर करंट और कलेक्टर करंट नियरली सेम है। तो ये करंट जब इस रेजिस्टेंस से फ्लो करेगा तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इट मींस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर ई दैट विल आल्सो इंक्रीज, क्लियर है ना, कि जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ज्यादा हो जाएगा, जो आपका रेजिस्टेंस है आर ई, ठीक है ना। यहाँ पे आई सी और आई ई में कंफ्यूज नहीं होना, जो आई सी है और आई ई दोनों की वैल्यू नियर अबाउट सेम है, क्योंकि बेस करंट तो यहाँ पे बिल्कुल माइनर सा नेग्लिजिबली स्मॉल है, तो यहाँ पे इसीलिए एमीटर करंट इंक्रीज होगा, सॉरी कलेक्टर करंट इंक्रीज होगा, तो इट मींस यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंक्रीज। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो इंक्रीज होगी, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो गया। तो अगर ये वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज हो गया तो यहाँ पे देखो इसको अच्छे ढंग से देख लो, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आएगा VE जो आएगा वो किसकी वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू आएगी IE और साथ में आएगा RE, अगर नॉर्मल वे में लिखें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मीटर करंट और कलेक्टर करंट दोनों सेम है, तो इसको आप ICRE भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास VE की वैल्यू आ गई ये वाली। तो अब ये VE की वैल्यू वोल्टेज ड्रॉप है ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ICRE की वैल्यू है ये भी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। अब स्टार इक्वेशन से देखो, नाउ फ्रॉम स्टार इक्वेशन जो है
उसमें ICRE की वैल्यू आपके पास क्या हो चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। ICRE ये देखो, ये दूसरी टर्म है, इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो हमें पता है V2 जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अगर ICRE इंक्रीज हो गया तो फिर VBE को क्या होना पड़ेगा, डिक्रीज होना पड़ेगा ना। V2 तो तभी बैलेंस रहेगा। ये तो जो वैल्यू है इसकी, जो भी वैल्यू है वो आपकी फिक्स हो चुकी है, V2 नहीं चेंज होगा। तो अगर ICRE जो है ये अगर इंक्रीज हो गया तो इसका मतलब VB हैज टू बी डिक्रीज। इट मीन्स फ्रॉम स्टार इक्वेशन VBE विल डिक्रीज। ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो VBE का मतलब क्या है, बेस मीटर वोल्टेज। तो अगर ये बेस मीटर वोल्टेज डिक्रीज होगी, इसका मतलब यहाँ पे जो बेस करंट था वो डिक्रीज हो गया। इट मीन्स आपका बेस करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर इनपुट करंट डिक्रीज हो गया तो आउटपुट करंट क्या है, कलेक्टर करंट है, वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आई थिंक, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया और कलेक्टर करंट इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे देखो कलेक्टर करंट आपके पास क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट जो है वो हुआ था इंक्रीज, ठीक है, कलेक्टर करंट हुआ था इंक्रीज यहाँ पे। लेकिन हमने सारा डिस्कशन किया और लास्ट में आके क्या हमारे पास रिजल्ट आया कि करंट क्या होगा, डिक्रीज, कलेक्टर करंट ही क्या हो गया, डिक्रीज। तो ये कल वाली सिचुएशन आ गई कि जितना आईसी के अंदर चेंज होगा वो अपना ही क्या करेगा, अपोज करेगा। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, इट मीन्स एनी चेंज इन आईसी इज अपोज्ड बाय इटसेल्फ। तो जितना आईसी के अंदर चेंज होगा वो खुद ही अपना क्या करेगा, अपोज करेगा। इट मीन्स वो चेंज होगा ही नहीं एट ऑल। तो चेंज नहीं होगा तो आपका क्यू पॉइंट क्या रहेगा, योर क्यू पॉइंट विल बी स्टेबलाइज। वो आपके पास क्या रहेगा, एक ही पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगा। तो अब यहाँ पे हमने दोनों डिस्कशन कर लिए। एक टेम्परेचर चेंज होगा तो आपके पास आईसी चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, और दूसरा डिस्कशन हमने इससे पहले कर लिया था कि यहाँ पे आईसी जो है बीटा पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कलेक्टर करंट बीटा पे नहीं डिपेंड करेगा। इट मींस आपका ट्रांजिस्टर जो है वो ट्रांजिस्टर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर आप बीटा चेंज करोगे या ट्रांजिस्टर चेंज करोगे तो आपका जो क्यू पॉइंट है वो स्टिल क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल जो आपका आज वाला टॉपिक था, जो पोटेंशियल डिवाइडर बायस है या वोल्टेज डिवाइडर बायस है या सेल्फ बायस है, तो ये हमने कंप्लीट जो डिस्कशन है वो इसका कर लिया। स्टेबिलिटी वगैरह अच्छे वे से एग्जाम के अंदर आपने डिस्कस करनी है, ठीक है। अब ना जो हमने कल टॉपिक किया था कलेक्टर टू बेस और आज वाला जो टॉपिक है, दोनों के अंदर जो हमने एक चीज टॉपिक ने डिस्कस किया वो स्टेबिलिटी फैक्टर कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। अब वो इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि एग्जाम के अंदर क्या है, वो एक आधे बार ही पूछ रखा है स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक है। इतना एग्जाम में पूछते नहीं है स्टेबिलिटी फैक्टर इसके लिए आप फाइंड करो, इसके लिए फाइंड करो, बहुत रेयर चांस है अगर वो स्टेबिलिटी फैक्टर पूछ लें तो, ठीक है। तो अब टाइम की हमारे पास कमी है, दैट इज हम क्या करेंगे, हम वो स्टेबिलिटी फैक्टर एक बार नहीं डिस्कस करेंगे। हम एक जो टॉपिक और है फिक्स्ड बायस मेथड है, वो भी एग्जाम में एक दो बार पूछा हुआ है, तो कल हम फिक्स्ड बायस मेथड है वो स्टडी करेंगे और कल आपका ये जो यूनिट है वो आपका हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और बाकी विद इन 7 डेज आपका लगभग सेकंड यूनिट है, उसके भी इंपॉर्टेंट वन जो जितने भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है वो आपको करवा देंगे, ठीक है। तो ये बच्चे आपका जो लेक्चर है कंप्लीट है, इसको अच्छी ढंग से देखो, नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, ठीक है। बाकी फिर करते हैं बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। थैंक यू बच्चे।